हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है उपसंयोजी यौगिकों में आबंधन के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। इस सिद्धांत में हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से हम इतिहास में चलते हैं। उससे हमको ये पता चलता है कि जो संकुल यौगिक होते हैं जो आज के समय में हम लिखते हैं, ठीक है, उस तरीके से पहले संकुल यौगिक नहीं लिखे जाते थे। संकुल यौगिकों को पहले जो है लिखने का तरीका अलग होता था, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं आप COCl3.6NH3। तो आपको यहाँ समझ लेना है कि ये लिगेंड है, ठीक है, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, ठीक है। इस प्रकार से संकुल आयनों को लिखा जाता था। बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वर्नर के सिद्धांत के अनुसार, तब आपको समझ में आएगा कि ये संकुल यौगिक जैसे हम संरचना में इनको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, वर्नर ने इन यौगिकों को प्राप्त किया था, ठीक है, और इन यौगिकों का जब उन्होंने आयनन कराया तो उनको क्लोराइड आयन प्राप्त हुए। तो यहाँ पे पहले वाले यौगिक को देखिए, जहाँ 6NH3 है, इसमें उनको 3 क्लोराइड आयन और दूसरे वाले में 2 क्लोराइड आयन, तीसरे वाले में 1 क्लोराइड आयन प्राप्त हुए। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अमोनिया की संख्या अलग अलग है, ठीक है। अब वर्नर ने ये जो आयन अलग अलग मिल रहे हैं इनकी व्याख्या की है, तो इसी को हम समझने वाले हैं कि उन्होंने क्या बतलाया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने जो व्याख्या की है उसके अनुसार ये अलग अलग आयन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले वर्नर ने बताया कि इसमें केंद्रीय धातु आयन है, जैसे कि कोबाल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट एक केंद्रीय धातु आयन है, तो हम यहाँ पे इसकी संरचना बना देते हैं। और कोबाल्ट में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 3 क्लोराइड के कारण 3+ होगी। अच्छा, वर्नर ने ये बताया कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी 2 प्रकार की संरचना होती है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, उसकी संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला जो संरचना होती है जिसको हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं वो है डैश लाइन से हम उसको दर्शाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 डैश लाइन खींच रखे हैं। ये 6 डैश लाइन आपको क्या दिखाते हैं? ये 6 डैश लाइन आपको द्वितीयक संरचना दर्शाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सेकेंडरी द्वितीयक संरचना को ये 6 लाइन दर्शा रहे हैं। अब ये 6 लाइन द्वितीयक संरचना ये क्या चीज है? तो यहाँ पर इसका ये 6 लाइन का मतलब ये है कि ये 6 लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। कौन? कोबाल्ट 6 लोन पेयर ले सकता है। अब इसको लोन पेयर देने के लिए किसको लाते हैं हम? यहाँ पे अमोनिया ले आते हैं, जो कि अमोनिया लिगेंड है, जो कि इसको लोन पेयर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 6 बार अमोनिया लगा दिया, जो कि यहाँ पहले था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अमोनिया था, तो 6 अमोनिया को मैंने लगा दिया। इसलिए लगा दिया क्योंकि ये सारे 6 अमोनिया इसको लोन पेयर दे रहे हैं। हम इसको ऐसा दिखा देते हैं, ये लोन पेयर इनके द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोबाल्ट 6 लोन पेयर ले रहा है। 6 लोन पेयर जैसे चित्र में आप दिखाई दे रहा है, 6 लोन पेयर ले रहा है, तो वो उसकी जो है द्वितीयक संरचना होगी। यानी द्वितीयक संरचना यानी वो जितने लोन पेयर ले सकता है। द्वितीयक संरचना को उपसंयोजन संख्या भी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम 3 क्लोराइड आयन लाएंगे। देखिएगा, ये मैंने जो क्लोराइड आयन यहाँ पे ला रहा हूँ वो गाढ़े लाइन से ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन हमने बना रखा है वो गाढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 Cl- रखने वाले हैं। अब मैंने जो 3 Cl- रखा है वो क्यों रखा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीच में 3 पॉजिटिव आवेश था, 3 प्लस आवेश था, जिसको उदासीन करने के लिए हमने 1, 2 और 3 माइनस वाले ऋणात्मक जो आवेशित आयन है उनको हमने उससे अटैच किया ताकि वो उदासीन हो जाए, प्लस और माइनस इक्वल हो जाए, ठीक है। ये पहला संरचना बनाया था वर्नर ने इस यौगिक के बारे में। और उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा है, जो कि ऋणात्मक आयन द्वारा बनाए गए हैं, ऋणात्मक आयन से केंद्रीय धातु आयन के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा है, ये प्राथमिक संयोजकता को दर्शाते हैं। ध्यान से सुनिए, प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। अब यहाँ पे
हम वर्नर के सिद्धांत को फिर से एक बार देखते हैं। जो डेड बेस लाइन वाले हैं वो द्वितीयक संयोजकता कहलाती है, मतलब उतने लोन पेयर वो लेंगे, और जो सिंगल स्टेट लाइन है वो आयनिक संयोजकता को दर्शाते हैं, जिसको प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस यौगिक को आयनित करते हैं, अगर हम इस यौगिक को आयनित करते हैं तो ये 3 क्लोराइड आयन देगा। देखिए आयन के रूप में वही निकलेगा जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा होगा। तो प्राथमिक संयोजकता से कौन जुड़े हैं? क्लोराइड। तो प्राथमिक संयोजकता से वो आयन के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है वो सुनेंगे ध्यान से आप, कि जितने भी ऋणात्मक आयन होते हैं, जैसे ये हमने लिख रखा है क्लोराइड माइनस, इनके पास लोन पेयर भी होता है, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, जैसे अमोनिया ने दिया है। ठीक है, अमोनिया, सारे अमोनिया ने लोन पेयर दिया, वैसे क्लोराइड भी लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात आपको ये समझना है कि 3 क्लोराइड आयन जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं, इसलिए वो आयन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आयन हमने लिखे। अब हम दूसरे चित्र में आते हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में आते हैं तो हमको समझ में आता है कि अमोनिया की संख्या कम हो गई। देखिए 5 अमोनिया हो गए, तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे? हम यहाँ पर कोई एक अमोनिया को हटा देते हैं। देखिए हम हटा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने किसी एक अमोनिया को यहाँ पर से हटा दिया, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमने जब अमोनिया हटा दिया तो इसकी जो जो द्वितीयक संयोजकता थी, जिसको मैंने 6 बताया था, वो घट गई। अब यहाँ पे इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 5 ही हो जाएगी, जबकि इसकी 6 होती ही है। ठीक है, उसको 6 पूरा करना ही है अपनी द्वितीयक संयोजकता को। तो अब क्या हो रहा है कि एक लोन पेयर जो है कोबाल्ट को कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होता यह है कि क्लोराइड, हमने बताया था आपको कि माइनस आयन वाले के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो लोन पेयर दे देते हैं कोबाल्ट को इस तरीके से। और आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो लोन पेयर दे रहा है, जिससे हम द्वितीयक संयोजकता को दर्शा रहे हैं, लेकिन वो आवेश को भी उदासीन करने का कार्य कर रहा है, जिसको कि हम प्राथमिक संयोजकता से दर्शा रहे हैं। यानी यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को पूरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये यौगिक है, ये यौगिक को अगर हम आयनित करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको आयनित करते हैं तो यहां पर सिर्फ 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, आयनन करने पर वही आयन के रूप में निकलते हैं जो शुद्ध प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको आयनित किया जाता है तो 2 क्लोराइड आयन ही हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा बनाते हैं। तीसरा में आप देख सकते हैं कि अमोनिया की संख्या 4 हो गई है। तो फिर क्या करेंगे, अमोनिया की संख्या 4 हो गई तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर अमोनिया 4 ही रखेंगे, 1 2 3 4 ही रखेंगे, और ये वाले अमोनिया को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही बात आ रही है कि इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 पूरी नहीं हो पा रही, इसको 6 लोन पेयर तो चाहिए ही। तो इसको करने के लिए फिर दूसरा क्लोरीन आगे बढ़ जाता है, और दूसरा क्लोरीन फिर अपने लोन पेयर कोबाल्ट को देने लग जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऐसे क्लोरीन हो गए हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को पूरी कर रहे हैं। अब इसको हम कहीं आयनित करते हैं तो हमको सिर्फ एक Cl- आयन ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो थी आयन की व्याख्या, किसके आधार पर, वर्नर के सिद्धांत के आधार पर। तो वर्नर ने अपने सिद्धांत में यही बोला कि केंद्रीय धातु आयन की संयोजकता 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीयक होती है। द्वितीयक संयोजकता जो है उनके द्वारा पूरी होती है जो लोन पेयर दे सकते हैं। तो ऋणात्मक आयन लोन पेयर भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने बोला प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो सिर्फ ऋणात्मक आयनों द्वारा पूरी होती है, जैसे यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो माइनस नेगेटिव आयन होते हैं वो दोनों प्रकार की संयोजकता को पूरी कर सकते हैं, आपके प्राथमिक को और द्वितीयक को, दोनों को पूरी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर जो है संयोजकता को पूरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हमको ये पता चल जाता है कि कितने क्लोराइड आयन हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम इसको आधुनिक सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने पहले वाले को, ये वाला जो पहला मैंने लिखा है, इसको मैं आधुनिक सूत्र के हिसाब से लिख रहा हूं। इसको ऐसे लिखा जाएगा CONH3 6Cl3। देखिए जितने आयन हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, जितने आयन हमको प्राप्त होते हैं उनको आयनन मंडल में रखा जाता है ब्रैकेट के बाहर। तो हम यहाँ पे 3 क्लोरीन हमको मिल रहे थे, तो हमने 3 क्लोरीन को बाहर रखा। अच्छा, दूसरे वाले को हम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर एक चीज और समझ लायक है कि 6 अमोनिया जो यहाँ पे रखा है वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हैं, शुद्ध द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हैं, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। अब हम दूसरे को लिखते हैं। दूसरे को हम कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट NH3 5 और एक Cl अंदर ले लेंगे।
आपको पता होगा कि अभी जो मैंने चित्र बताया है इसके पहले, उसमें एक क्लोरीन जो है दोनों संयोजकता पूरी कर रहा था। तो द्वितीयक संयोजकता, अगर कोई द्वितीयक संयोजकता पूरी कर रहा है, अगर वो प्राथमिक भी कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन द्वितीयक अगर पूरी कर रहा है तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और आयनन मंडल में उतने ही क्लोरीन चले जाएंगे जितने आयन के रूप में निकलने वाले हैं। तीसरे में अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो फार्मूला है ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो हम बनाएंगे उसमें हमको पता था कि एक ही क्लोराइड आयन निकल रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा देते हैं। वर्नर ने यह भी बताया था कि जो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ जमे होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिगेंड जो है वो अष्टफल की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। अष्टफल की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये और ऊपर नीचे अष्टफल की व्यवस्था में, या फिर चतुष्फल की व्यवस्था में, ये चतुष्फल की व्यवस्था है, या तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली व्यवस्था में ये जो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, ये वर्नर ने बताया था। वर्नर के सिद्धांत के बाद हम देखने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत आपने पहले भी सुन रखा होगा। संयोजकता बंध सिद्धांत हमको बंधों की व्याख्या करता है कि किस प्रकार के यौगिक में किस प्रकार से बंध बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम संकुल यौगिकों का निर्माण संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है जिसका आप बाद में स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम पहला जो आयन बनाने वाले हैं वो है ये वाला आयन, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम होगा। अब ये आयन हमको बनाना है, हमको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ये वाला आयन हमको बनाना है। तो हमको कुछ बातों का शुरू में बनाने समय ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमको लिगेंड देखना होगा कि लिगेंड यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो लिगेंड 6 होने पर उसमें कौन से संकरण पॉसिबल हो सकते हैं ये हमको पहले से पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखा है, देखेंगे आप कि 6 लिगेंड होने पर 2 प्रकार के संकरण पॉसिबल होते हैं। एक तो D2sp3 या sp3D2, ये संकरण पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि हमको ये दोनों में से कोई एक संकरण प्राप्त होने वाला है, ठीक है। अब हम इसको बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं, हम केंद्रीय धातु आयन की सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम करते हैं ये हमारा सब रफ कार्य है, मतलब आप फेयर बनाने से पहले ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या, तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे पर ज्ञात कर दे रहा हूँ। ये x मान लेंगे इसका साइनाइड का, और लिगेंडों पर कौन कौन से आवेश होते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो इसी में आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस साइनाइड का -1 6 बार है और ये -4 है, और ये हम इस तरीके से जब इसको ज्ञात करेंगे तो -6 -4 तो x +2 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि वो +2 है, और हमको लिगेंड की संख्या हमने 2 काम पहले कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों काम करने के बाद हम इस आयन को बना सकते हैं। देखिए आप नोट करके रखेंगे कि केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है, ठीक है। फिर अगला कार्य जो है हमारा फेयर कार्य शुरू हो जाता है। तो फेयर कार्य में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन का Fe का विन्यास लिखते हैं, ठीक है। अब Fe का विन्यास आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, ठीक है। तो हम इसमें अक्रिय गैस विन्यास बनाने जा रहे हैं, आर्गन, ठीक है, 18 3d 4s 2 एंड दैट इज 6, ये हमारा अक्रिय गैस विन्यास बन गया। आपको यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना है कि अक्रिय गैस विन्यास जब मैंने बनाने के लिए बताया, जो इसी वीडियो इसी मतलब केमिस्ट्री पॉपकॉर्न के चैनल पर डाला हुआ है, तो अक्रिय गैस विन्यास को जब हम बनाते हैं तो हमने आपको जो बताया था वहां पर उसमें इस प्रकार के विन्यास को बताया था, परंतु आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो हम लिखते हैं अक्रिय गैस विन्यास, इसके और आगे भी कक्षक मौजूद होते हैं जो कि खाली होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो और आगे कक्षक मौजूद होते हैं परंतु वो खाली होंगे। कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे 4s के बाद यहाँ पे 4p होगा लेकिन वो खाली होगा, ठीक है, और 4d भी होगा लेकिन वो खाली होगा अगर आप आयरन के लिए बना रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे कक्षक हमने खाली करके रख दिए हैं, ये क्योंकि s4s के बाद ये आते ही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये कक्षक यहाँ पे हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि विन्यास तो ओरिजिनल यही तक ही है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसका विन्यास बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा हम ऑक्सीकरण संख्या कितना आया था याद रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या हमारा +2 आया था।
तो उस ऑक्सीकरण संख्या को हम आयरन पे लगाएंगे। अभी हमने निकाला था ना +2। तो अब इसका हम विन्यास देखते हैं। तब अब इसका हम जब विन्यास देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना है। भाई जब प्लस करते हैं, जब हम धनावेश लाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लगाते हैं, तो हमको इलेक्ट्रॉन हटाना होता है, तो हम s के इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से 0, ठीक है, 4p 0 और ये 4d 0 है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 4d 0 की जरूरत मेरे को नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब हम जब ये बना लेते हैं तो हम इनको, जो इनके विन्यास होते हैं, उनको बॉक्स के रूप में भी बता देते हैं। ठीक है, बॉक्स के रूप में जैसे हम बनाते हैं ना, ये आर्गन को नहीं बनाएंगे, डी से बनाएंगे। तो डी के हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बॉक्स बना के उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो डी के आपको पता होगा कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमने 5 बना दिया। पी के भी बना देता हूँ। वैसे डी की जरूरत हमको अभी नहीं है, ठीक है, वो जरूरत कब पड़ती है वो आप जान जाएंगे धीरे से। यहाँ तक हमने बना दिया, ठीक है। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। सिर्फ डी में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और एस खाली है। ये हमारे पास स्थिति ये आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको लिगेंड कितने भरने हैं। तो हमको लिगेंड 6 भरने हैं। ध्यान दीजिएगा, लिगेंड 6 लाने हैं। तो संरचना बल सिद्धांत बोलता है कि जब लिगेंड आते हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड आने वाले, तो वो 6 लिगेंडों के लिए खाली हमको ऑर्बिटल चाहिए होता है, खाली ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो ध्यान से सुनिए, जो लिगेंड आते हैं जब इनके साथ अटैच होते हैं, केंद्रित धातुओं के साथ में वो जुड़ते हैं, तो वो उतने खाली ऑर्बिटल का डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। यानी यहाँ पर सीधी बात यह है कि जब 6 साइनाइड, अभी तक तो आयरन है ना, देखिए अभी तक तो आयरन है, आयरन 2 प्लस है। अब इसमें जब 6 Cl को आप जोड़ने वाले हैं, तो जैसे 6 Cl को जोड़ेंगे तो आयरन में आपको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, जो कि अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही खाली है, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 खाली करने के लिए एक उत्तेजित अवस्था होती है इसमें। तो Fe2+ कौन सी अवस्था में चला जाता है? उत्तेजित। अब देखिएगा उत्तेजित अवस्था में क्या होता है। उत्तेजित अवस्था में हम इसको ले जाते हैं। जैसे हम उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, ये सब पीछे खिसक के डबल डबल पेयर में हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये पीछे खिसक के ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में आ जाएंगे। आपको बना के दिखा रहा हूँ तो समझ में आए। तो ये जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। ये तो इधर रहेगा ये खाली, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। और वो 2 डब्बा खाली कर रहे हैं, देखिए आप, वो 2 डब्बा खाली कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं आर्गन, ठीक है, 18 3d 6 ही रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन सिग्नल गए हैं 4s0 और 4p0, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब क्या हो गया, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 खाली ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से शुरू से 2 1 2 3 4 5 6। आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैंने डी को जानबूझ के यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे सरक के 2 ऑर्बिटल खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम साइनाइड लिगेंड्स को लाएंगे। तो साइनाइड लिगेंड को जब हम लाएंगे तो ये जो 6 डब्बे हैं जो आपने आपको दिख रहा है, जो 6 डब्बे आपको दिख रहे हैं, ये डब्बे आपस में संकरण करेंगे और ये संकरण करने के बाद समान ऊर्जा वाले हो जाएंगे। देखिए संकरण होता ही इसलिए है क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा समान हो जाती है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि हमने संकरण किया, ठीक है, हमने संकरण किया। देखिए यहाँ पे आपको ये जो मैंने लिखा था, ये आप इसको मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है, अच्छा, ताकि आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आ जाए। अच्छा, अब इसमें हमको संकरण कराना पड़ेगा। संकरण संयोजकता बल सिद्धांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो संकरण हम करवाने जा रहे हैं। संकरण के समय हम ये जो बॉक्स है जो हमारे पास खाली पड़े हैं, उनको हम सबको एक साथ लेके उनकी ऊर्जा को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर से हम लेते हैं इसको, यहाँ पर से हम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा संकरण हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कौन सा संकरण हो रहा है समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो हमने जो ऑर्बिटल लिए हैं वो डी के हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूं उसको, ये डी, ये डी, 2 डी के हो गए, फिर ये एस का हो गया और ये पी पी पी। आप देखेंगे तो D2sp3 संकरण हो रहा है। देखिए ये वाला,
D2sp3 संकरण हो जाएगा और उन जैसे संकरण होगा सबकी ऊर्जा समान हो जाएगी, सब में आके साइनाइड आराम से एंट्री कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम साइनाइड को ले आते हैं। साइनाइड को जब लाएंगे तो साइनाइड क्या करेगा कि साइनाइड आकर अपने लोन पेयर, वो आपको बताया था मैंने कि लिगेंड लोन पेयर देते हैं, तो वो लोन पेयर यहाँ पे रखे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। Cn- के जितने भी लोन पेयर हैं वो सब इन खाली डब्बों में एक करके प्रवेश करते जाएंगे। और इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि ये जो आयन है इस तरीके से हमको बना मिलेगा। यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि डी 2 बार के, ध्यान से सुनेंगे, डी मैंने 2 बार लिखा था, मैंने बार बार यूज ही नहीं किया, एक बार 3D था एक बार 4D था। ध्यान से देखेंगे तो हमने यूज किसको किया संकरण में 3D को। 3D मतलब होता है अंदर का डी, ठीक है। देखिए एक बार सुनेंगे, ये अंदर का डी और ये बाहर का डी, तो हमने यूज कौन सा किया अंदर का डी। तो अंदर का डी यूज करते हैं तो जो संकरण होता है वो आंतरिक संकुल कहलाता है। देखिए यहाँ पे आंतरिक संकुल, पहले डी पहले आया, यही बताया कि डी पहले चला, फिर एस आया, फिर P3 आया, तो D2sp3 संकरण हुआ। अब ये बाह्य संकुल भी बना के आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर कंप्रेस होके जोड़ी में आ गए हैं और ये हमने संकरण बना दिया। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात है कि अंत में जब हम बना लेते हैं फाइनल, तो अंत में देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है। देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है। जब सारे इलेक्ट्रॉन अंत में पेयर्स में मिलते हैं तो वो जो संकुल बनता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल मिल गया, जैसे आपको यहाँ पर सिंगल मिल गया, यहाँ पर सिंगल मिल गया, तो ये जो आयन बनेगा वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आयन हम बना के देखते हैं जो कि टेट्राएमीन क्रोमियम है, ठीक है, और 3+ आयन है। तो इसके बारे में हम बनाते हैं। तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आप पहले सबसे पहले रफ कार्य करते हैं। रफ कार्य में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, CrNH3 6 और यहाँ पर 3+ है, तो हम यहाँ पर इसको x मानेंगे। अमोनिया का 0 होता है +3, तो x +3। तो यहाँ पर ध्यान देखिए आवेश जो है वो +3 आ रहा है, यानी हमको +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उसको ले जाना है। दूसरी बात क्या थी कि लिगेंड 6 है, लिगेंड 6 है, तो हमको पहले से क्लियर हो जाता है कि इसमें या तो D2sp3 या तो sp3 संकरण होने वाला है, ठीक है। तो हमको एक आइडिया पड़ चुका है कि वो संकरण वही होंगे। अब हम यहाँ पे इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमियम का विन्यास लिखते हैं। क्रोमियम का सामान्य विन्यास लिखते हैं। तो आर्गन 3D4s, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4D और भी होते हैं लेकिन वो खाली होते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बनाते हैं। विन्यास 24 होता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे ये 1 और ये 5, यहाँ पे 18, ये और ये 0, इस तरीके से विन्यास बन गया इसका, ठीक है। अब विन्यास बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकाले थे हमने, 3 निकाले थे। तो यहाँ पर हम उस ऑक्सीकृत अवस्था में इसका विन्यास बनाते हैं, का विन्यास। तो क्रोमियम 3+ का विन्यास बनाएंगे तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हटेंगे, S का 1 इलेक्ट्रॉन और B का 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो आर्गन 18 3D4s में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर D में 3, 4s 0 और 4p तो पहले से 0 है ही। अब हम यहाँ पे इसके बॉक्स को बना लेते हैं जिसमें हम इस ऑर्बिटल को दर्शाएंगे, ठीक है। P का हमने ये बना लिया है, आप P तक बना के ही चलेंगे। वैसे 4D की जरूरत पड़ जाती है, वो आपके आने वाले जो उदाहरण में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमने बना लिया। अब इसमें हम सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और बाकी तो खाली है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है 6, हमने आपको पहले क्या बताया था, जितने लिगेंड आते हैं उतने खाली ऑर्बिटल आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 6 लिगेंड आने वाले हैं, तो 6 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या होगा कि इनमें सीधा संकरण हो जाएगा। संकरण इसलिए होता है क्योंकि जब कोई एक परमाणु दूसरे चीजों से जुड़ता है तो पहले संकरण होता है इसमें। तो ये जो है जैसे ही अमोनिया को अपने में जोड़ना चाहेगा, यहाँ पर संकरण हो जाएगा। और संकरण होने से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संकरण हो रहा है वो डी, देखिए यहाँ पर से डी डी, ध्यान से समझेंगे, ये डी, ये डी, ये एस, ये पी पी पी,
D2sp3 संकरण आपको मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पर से इसको संकलित करा देते हैं। इस तरीके से घेर देने का मतलब होता है कि हमने संकरण करा दिया है। अब ये संकरण कराने के बाद सीधा हम इसमें अमोनिया को बुला के उसके लोन पेयर को रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सारे अमोनिया जो है इस तरीके से भर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि वो प्रतिचुंबकीय, यहाँ पर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। तो ये जो आयन अभी हमने बनाया है वो अनुचुंबकीय होगा। चलिए इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। इसके बाद हम अगला आयन देखने वाले हैं, वो है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट कोबाल्टेट, क्योंकि माइनस लगा है कोबाल्टेट लगा है, ठीक है। तो फिर वही हम कार्य करते हैं। सबसे पहले हम कार्य करते हैं कि हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो दैट इज x, और फ्लोराइड का फ्लोराइड ये सब जो लिगेंड होते हैं उनकी -1 होती है, वो 6 बार है, इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो x - 6 - 3 दैट इज x इज इक्वल टू 6 - 3 दैट इज +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी, ठीक है। वो +3 ऑक्सीकरण संख्या मैं बार-बार सेकेंड स्टेप पे यूज करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें लिगेंड कितने 6 हैं, तो हमको पहले ही आइडिया पड़ जाएगा कि या तो D2sp3 या तो sp3 संकरण होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले कोबाल्ट का सामान्य विन्यास लिखते हैं। अच्छा, कोबाल्ट का सामान्य विन्यास जो हम लिखते हैं तो आपको उसको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, तो दैट इज आर्गन, ठीक है। आर्गन 18 3d4s 4p 4d। इस बार मैंने 4d यूज किया है, बताऊंगा उसका कारण क्या है। अच्छा चलिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और कोबाल्ट 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों खाली रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने 3+ निकाला था तो वो 3+ हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोबाल्ट 3+ का सामान्य विन्यास, कोबाल्ट 3+ का विन्यास हम लिखेंगे। कोबाल्ट 3+ का विन्यास हम लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना होगा, तो हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। तो 18 दैट इज 3d6 4s0 4p0 4d0, ये व्यवस्था बन जाती है। इसको हम बॉक्स के रूप में दिखा लेते हैं ऑर्बिटल को। तो यहाँ पर हमने बना दिया, ये d को बना रहा हूँ, 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये और यहाँ पे हमने 4s और 4p बना दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाली लिस्ट शायद आप बना चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। ये लिस्ट मेरे को इस वक्त मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये लिस्ट में मिटा देता हूँ। और देखिए क्या होता है कि इस बार हम बाहर का डी यूज करने वाले हैं, ध्यान देंगे, बाहर का डी यूज करने वाले हैं, मतलब ये वाला 4d यूज करने वाले हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए हमने इसके पहले क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर में आ जाते हैं, ये हमने बताया था। और वो जो पीछे पेयर में आ जाते हैं या नहीं आते, ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए तो आप अच्छे से सुन लीजिए कि ये जो इस प्रकार के लिगेंड होते हैं, साइनाइड, ठीक है, और आपका अभी मैंने बताया था अमोनिया, ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल के पेयर करा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लिगेंड, जैसे लिगेंड ये है FCl Br, ये सारे लिगेंड जो है ये इलेक्ट्रॉनों को पीछे कंप्रेस नहीं करते, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि साइनाइड, अमोनिया, ये सब ज्यादातर आंतरिक संकुल बनाते हैं, जबकि ये सब जनरली बाह्य संकुल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी नियम का अपवाद भी होता है, तो एकदम बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वही होता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन लिगेंड है वो इन इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल नहीं पाता, पीछे इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग नहीं करा पाता, और लेकिन उसको 6 जो है आने के लिए 6 जो है ऑर्बिटल तो चाहिए ही। तो यहाँ पर p का 3 हमने बनाया नहीं था, बना दिया। अभी इसको 4 ही मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और ये पीछे इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसको तो 6 चाहिए ही, तो ये आगे का डी यूज करने वाले हैं। ये देखिए डी को मैंने बनाया नहीं था, मैं बना रहा हूं, ठीक है।
और ये इसको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, ये पीछे इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये 6 कहां से लेता है? तो ध्यान से देखेंगे, मैं बना रहा हूं ये S P P P D D, इस तरीके से वो 6 जो है ऑर्बिटल चुनता है, जो कि लगभग समान ऊर्जाओं वाले होते हैं, ठीक है। फिर इनमें संकरण हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर से हम इसमें संकरण करा देंगे, और ये संकलन कराने के बाद हमारा कौन सा संकलन हो जाएगा? sp3d2। आप ध्यान दीजिए, इसके जस्ट अपोजिट है, पहले जो हम d लेते थे वो पहले आता था, अब d पीछे गया था, इसको बाय संकुल कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिस्ट बनाया था, उसमें से जाकर देख सकते हैं कि अगर sp3d2 संकलन हो रहा है तो बाय संकुल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संकलन करा दिया हमने, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि sp3d2 संकलन था, और यहाँ पर हम सारे जितने भी फ्लोराइड के आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे। इस तरीके से हम सारे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रख देते हैं। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रखने से पहले, आपको इलेक्ट्रॉन रखने से पहले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने से पहले इसमें संकरण कराना जरूरी होता है, जिससे आपको संकरण की स्थिति पता चल जाती है। तो इस तरीके से कोबाल्ट F6 3- का निर्माण होता है। हम अगला आयन देखते हैं, वो है टेट्राकार्बोनिल निकल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का इसमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगा। चलिए हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए, आपको जैसे बताया था कि हमारा कार्य में पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, तो इसका x हो जाएगा। देखिए, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है, तो यहाँ पे कार्बोनिल जो उदासीन लिगेंड में आता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और ये सब करने के बाद हम 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश हमको नजर नहीं आ रहा जैसे पहले आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर x = 0 ही आएगा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 ही आएगा। ध्यान से सुनेंगे, तो आपको जो विन्यास है सामान्य परमाणु का, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकल का विन्यास बनाते हैं, ठीक है। निकल 28 का विन्यास हम बनाएंगे। आर्गन, ठीक है, आर्गन 18 3d 4s 4p 4d, हमने d बना दिया है, यूज होता भी है नहीं भी होता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 18 2 20 8 28 ये हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था में जाना ही नहीं, इसलिए यहीं पर जो है वो देखते हैं सारा कुछ। तो ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसको हमको निकालना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा कोबाल्ट को उसमें अटैच करने वाले हैं। तो हमने जैसे आपको पहले बताया था, जबकि लिगेंड आते हैं और अपने लोन पेयर रखने से पहले उनमें संकरण हो जाता है, ठीक है। तो संकरण के लिए अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितने लिगेंड हैं। 4 लिगेंड हैं, तो मैंने पहले लिस्ट में बनाया था कि अगर 4 लिगेंड होंगे तो sp3 या d2sp2 संकरण होता है। थोड़ा सा फिर से बोलूं मैं, अगर 4 लिगेंड हो तो sp3 संकरण या dsp2 संकरण होता है। आप लिस्ट एक बार वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कौन सा संकरण मिलेगा, हम चलिए देखते हैं। देखिए, कोबाल्ट जैसे आता है, कोबाल्ट जैसे ही आता है वो इलेक्ट्रॉनों को ढकेल के फिर से पेयरिंग करवा देता है। तो देखिए, ये जो आंतरिक संकुल की बात बता रहे थे, इसमें कोबाल्ट भी शामिल है। तो जैसे ही कोबाल्ट प्रवेश करने को आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको इनमें पेयर हो जाते हैं, ठीक है, और ये खाली हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है पीछे आके पेयरिंग होना, ये सारे लिगेंड्स की खासियत होती है। तो ये जैसे कोबाल्ट आता है, ये पीछे पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्थिति इस प्रकार से बन जाएगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर होके S खाली हो जाएगा, और यहाँ पर हमको इस तरीके से, ये आप ध्यान देंगे P का है, ये D का नहीं है, D 0 है, ये P का है। तो ये P का इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 4 हमको बॉक्स खाली मिल रहे हैं, क्योंकि 4 लिगेंड है तो 4 ही बॉक्स चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर हमको 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है। और ये 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि sp3 संकरण हो रहा है, यहाँ पे sp3 संकरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको घेर लेते हैं,
और घेरने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि sp3 संकरण इस पे हो रहा है। अब क्या होता है, सारे कोबाल्ट यहाँ पे एंट्री करके अपने लोन पेयर को रख देते हैं इस तरीके से। इसमें संकरण sp3 हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है आयन बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेट्रा साइनोनिक्लेट 2- जो है आयन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो फिर वही कार्य करते हैं। पुनः हम यहाँ पे एक रव कार्य करने वाले हैं। रव कार्य में हम निकल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने वाले हैं। तो x - 1 × 4 = -2। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं x - 4 = -2, दैट इज x = +2। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमको निकल का प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फेयर कार्य करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकल का जो है विन्यास बनाते हैं। तो निकल का विन्यास हम बनाते हैं, तो निकल का सामान्य विन्यास। अब यहाँ पर सामान्य विन्यास हम जब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है, 18 3d 4s 4p 4d यहाँ तक ले जाते हैं। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस तरह 2, ठीक है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पर 8 और ये आपका 0, जो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकल का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाले थे 2+, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Ni2+ का विन्यास। अब Ni2+ का विन्यास हम कैसे बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम हटा देंगे। तो आर्गन 18 3d 4s0 4p0 4d0 ये हमने बना दिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि लिगेंड कितने हैं। 4 लिगेंड है, तो हमको 4 जो है खाली ऑर्बिटल चाहिए होगा। तो 4 खाली ऑर्बिटल कैसे हमको मिलेगा, हम चलिए देखते हैं। तो हमसे पहले डी में 8 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। 5 है, तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। और इसमें क्या है, वो 0 हो गया। हमने जो लिगेंड लिया है वो साइनाइड है। ठीक है, और साइनाइड लिगेंड जब भी प्रवेश करता है, आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि साइनाइड अमोनिया कोबाल्ट ऐसे लिगेंड जो है वो जो यहाँ के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेल के पेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है जो सिंगल बिखरे हुए वो साइनाइड के कारण जोड़ी में आ जाएंगे पीछे, ठीक है, धक्का के द्वारा। तो यहाँ पर हम Na2+ को उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि उत्तेजित अवस्था क्यों आता है, तो उत्तेजित अवस्था तब आता है जब इलेक्ट्रॉन पीछे धकेल के पेयर में होने वाले होते हैं, तब उत्तेजित अवस्था आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पीछे पेयर हो जाएंगे और उनकी स्थिति जो है वो ऐसी हो जाएगी। ये जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन, एक जो है पीछे आके पेयरिंग होके खाली हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप बॉक्स लेंगे, आपको बॉक्स जब लेना होगा तो यहाँ पर से खाली बॉक्स इधर से लेंगे, आप इस किनारे से आप खाली बॉक्स लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको खाली मिल पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये D है, ये S है और ये P। आपको तो लेना चाहिए है ना, पूरे की नहीं लेने हैं। तो आपको तो 4 ही कक्षा चाहिए क्योंकि आपके पास 4 ही जो है लिगेंड है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको जो है खाली खाली बॉक्स में DsP2 संकरण मिल रहे हैं। मतलब अब जब साइनाइड को बुलाएंगे तो वहां पे संकरण ये हो जाएगा, DsP2 संकरण हो जाएगा और इन सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे साइनाइड के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस बार जो है संकरण DsP2 संकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको जितने खाली ऑर्बिटल चाहिए थे वो हमको मिल जाता है DsP2 तक में ही, और साइनाइड के कारण इलेक्ट्रॉन पीछे ब्रेक में जाके पेयरिंग भी कर लेते हैं। आप और आयन बना के देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में वो बना के आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।